फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था रोहित के हाथ से वो छोटी सी डिब्बी उछलकर ऊपर की तरफ गई और उसका ढक्कन भी हवा में ही खुल गया। ये ठीक वही वक्त था जब निकिता लड़खड़ाई थी। डिब्बी ठीक निकिता के सिर के पास आकर उलट गई और लाल रंग का सिंदूर उसके सिर पर रखे सफ़ेद आंचल के साथ उसकी मांग को भी लाल कर गया। सफ़ेद साड़ी में खड़ी वो लड़की अभी तक समझ नहीं पाई थी उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन सूरज तुरंत ही समझ गया। उसने एक पल भी देर न करते हुए रोहित का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ भीड़ से रास्ता बनाता हुआ रोहित को लेकर वहां से दूर निकल आया। रोहित पूछता ही रह गया, क्या हुआ? एक विधवा की मांग में सिंदूर भर दिया, पागल है क्या तू? अब आगे। मैंने कब? रोहित को याद आया उसी के हाथ से तो एक डिब्बी हवा में उछली थी और उसमें से लाल रंग का पाउडर हवा में बिखर रहा था। वो सिंदूर। रोहित बुरी तरह घबरा गया था। कुछ नहीं हुआ, तू चिंता मत कर। किसी का भी ध्यान हमारी तरफ नहीं गया। किसी को नहीं पता कि वो सिंदूर तेरे हाथों से गिरा है। लेकिन वो लड़की, इस बारे में तू मत सोच। 2-4 दिन उसका घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा, या शायद हमेशा। वैसे भी गांव की लड़कियां विधवापन के कठोर जीवन की आदी हो चुकी होती हैं, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तू भी हद करता है। इतनी सी बात के लिए उस बेचारी लड़की का घर से निकलना बंद हो जाएगा, वो भी जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। तो तेरी गलती है। गलती तो मेरी भी नहीं है। जो हुआ सब गलती से हुआ। सब गलती से हुआ। ये सब देखकर भी कोई तुम्हारी तरफ से नहीं बोलेगा। सज़ा सुना दी जाएगी तुझे भी और उसे भी। तू कभी अपने गांव वापस नहीं आ पाएगा और उस लड़की को शायद परंपरा के नाम पर जिंदा ही जला दे। तू ये क्या बोल रहा है? सूरज की आखिरी बात पर रोहित बुरी तरह दहल उठा। एकदम सही बोल रहा हूँ। तूने एक विधवा की मांग में सिंदूर भरने का पाप किया है, इसलिए तुझे गांव की सीमा से बाहर खदेड़ दिया जाएगा। उस लड़की ने किसी और के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा लिया, इसके लिए उसे सती कर दिया जाएगा ताकि गांव में कोई अपशगुन न हो। अपशगुन? हाँ, मान्यता है कि अगर गांव की कोई विधवा मांग में सिंदूर सजा ले तो इसका खामियाजा पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, बस तू अपना मुंह बंद रख। कहीं उस लड़की को। तू चिंता मत कर, मैं सब पता करता रहूँगा। वैसे क्योंकि सबने देखा है सिंदूर गलती से गिरा है, तो शायद उस पर ज़्यादा मुसीबत ना आए। लेकिन अगर तू सामने आ गया तब पक्का है तुम दोनों ही। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन कहीं उस लड़की को गांव वाले कुछ कर ना बैठे। देखते हैं ना। अभी तू चुप रहना, किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। सूरज ने आखिरी शब्दों पर जोर देते हुए कहा। रोहित ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उधर निकिता के माथे पर बिखरे सिंदूर को देख उसकी माँ पगला ही गई थी। वो बार बार गुस्से में निकिता की तरफ जाती और इससे पहले कि उस पर हाथ उठा पाती, निकिता के बाबूजी बीच में आकर उन्हें पीछे खींच लेते। चारू भी अपनी दीदी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन माँ के आगे उसकी सुनी ही नहीं जा रही थी। ये कलंकनी पूरे परिवार को डुबोकर ही मानेगी। कहा था मैंने चुपचाप कोने में पड़ी रहे, लेकिन नहीं, महारानी को सैर पर निकलना था। अब मिली कलेजे को ठंडक या कुछ और भी है। गांव वाले सब थू थू करेंगे हम पर। हे भगवान, कहीं गांव से बाहर ही ना कर दें। माँ के शब्द बेहद तीखे थे। उन्हें किसकी फिक्र थी? उनकी बातों से अंदाज़ा लगाना ही बहुत बड़ी भूल साबित होगी। तुम भी क्या लेकर बैठी हो? मुझे डर है कहीं किसी लफंगे ने जानते बूझते न ये सब किया हो। और गांव, भगवान करे गांव पर कोई गाज ना गिरे, नहीं तो मेरी बेटी। आगे के शब्द निकिता के बाबूजी बोल ही नहीं पाए। तुम्हें अब भी अपनी बेटी की पड़ी है। न जाने कैसे पाप किए थे मैंने, जो मेरी कोख से ये जन्मी। ससुराल पहुंचने से पहले अपने सुहाग को खा गई। बस भी करो, जो हो गया सो हो गया। कोई इस बारे में बात नहीं करेगा अब। बाबूजी क्रोध में आ चुके थे। हाँ हाँ, अब जो होगा उसको भुगतने की भी तैयारी कर लेना। माँ ने बाबूजी के गुस्से पर तंज कसा। और तू खबरदार, अगर घर से बाहर निकली आज के बाद मेरी लाश पर लांग कर जाना। माँ के तेवर बेहद गर्म थे।
चारू कभी अपनी दीदी तो कभी अपनी माँ को देखती। उसने लाख समझाने की कोशिश की, जो हुआ उसमें निकिता की कोई गलती नहीं थी, सब इत्तेफाक से हो गया था। लेकिन उसकी माँ का गुस्सा निकिता को देखकर 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उनके जो मुंह में आया सब कहती चली गई। निकिता एक कोने में किसी अपराधी की तरह खड़ी थी और खुद पर फैसला सुनाए जाने का इंतजार भरी हुई और धुंधला आई आंखों से कर रही थी। गांव भर में अनजाने में हुई इस घटना के चर्चे जोरों से थे। सबकी जुबान पर निकिता का नाम इस तरह था मानो उसने चुंबकीय बल का इस्तेमाल करके खुद ही सिंदूर को आमंत्रण दिया हो। इतनी कम उम्र में उसका विधवा होना ही उसके लिए क्या कम अभिशाप था जो अब इस तरह की घटना हो गई थी। निकिता भी खुद को ही कसूरवार मान रही थी और दिन रात भगवान से प्रार्थना करती उसकी फूटी किस्मत का प्रकोप पूरे गांव को ना झेलना पड़े। 2-4 दिन गांव में बस इस एक बात का ही जिक्र होता रहा। भगवान की दया रही या निकिता की प्रार्थनाओं का असर कि गांव में ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ जिसका ठिकरा निकिता से हो चुके पाप पर फोड़ा जा सकता था। हाँ, निकिता जरूर घर में कैद होकर रह गई थी। उसका बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। वो खुद भी अब बाहर नहीं जाना चाहती थी। घर में अपने कमरे में ही पड़ी रहती। बाबा और चारू होते तो उसके पास बतियाने चले आते। चारू अपने कॉलेज के किस्से सुनाती और निकिता मंद मंद मुस्कुरा देती। बाबा जानबूझकर ऐसी वैसी घटनाएं बताते जो शायद ही हुई हों, लेकिन निकिता के चेहरे पर आती हल्की मुस्कान उन्हें भी थोड़ी सी राहत दे जाती। बस ये कुछ लम्हे ही निकिता के जीने का सहारा बन चुके थे। माँ ने तो जैसे देखना भी छोड़ दिया था। उस तरफ कभी जब बाबा और चारू दोनों घर पर नहीं होते तब खाने की थाली बगैर कुछ कहे उसके कमरे में सरका जाती। निकिता सुनी आंखों और खामोश होठों से उस थाली को देखती रहती और फिर धीरे से जाकर उठा लेती। जिंदा रहते भूख सहन भी तो नहीं होती ना। वैसे भी विधवापन की ये भी एक सजा थी कि उसे दिन में 2 ही वक्त खाना दिया जाता था। उस पर भी उसे माँ के कई ताने सुनने को मिलते। बाबा कभी बाहर से आते तो चुपचाप निकिता को समोसा जलेबी दे देते। निकिता इशारों में ही मना करती, लेकिन बाबा जबरदस्ती उसे पकड़ा देते। माँ को कानों कान खबर न होती। तब निकिता देर तक समोसे और जलेबी को हाथ में पकड़े देखती रहती। मन होता बस निगल ही ले, लेकिन फिर माँ के ताने याद आ जाते। पति को खा गई फिर भी जुबान चटोरी हुई जा रही है। और निकिता हाथ में पकड़े समोसे और जलेबी को एक तरफ रख देती। बाद में जब चारू उसके कमरे में आती तब निकिता उसे दे देती। वैसे तो चारू कद में निकिता से भी बड़ी थी। 10वीं पढ़ी निकिता के आगे उसका कॉलेज जाना भी काफ़ी महत्व वाली बात थी, लेकिन उसमें अब भी बचपना था। निकिता तो बहुत छोटी ही थी जब घर की बड़ी बेटी होने के नाते उस पर घर की साफ सफाई से लेकर खाना पकाने की जिम्मेदारी भी आ गई थी। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ती गई। बड़ी होने के कारण और स्कूल गांव से बाहर होने के कारण उसे 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छुड़ी तो तुरंत ही रिश्ते भी आने लगे। कुछ वक्त तक तो बाबा रिश्ता टालते रहे, लेकिन माँ के ताने, कब तक जवान लड़की को बिठा कर रखोगे, जिंदगी यही बितानी है क्या? समय से ब्याह नहीं हुआ तो रिश्ते मिलना भी बंद हो जाएगा, फिर मूंग दलवाना अपनी छाती पर। सुन सुनकर बाबा भी थक चुके थे। इसलिए 2 गांव छोड़कर जब गौरव का रिश्ता निकिता के लिए आया तो बाबा ने अच्छा घर वर देखकर तुरंत ही हाँ कर दी। बेटी का ब्याह बाप में जान फूंक देता है। बाबा भी खासा उत्साहित थे। आखिर उनकी लाडो का घर बस रहा था, और घर भी ऐसा। लड़का अच्छी खासी सरकारी नौकरी पर था। बाप दादा की भी अच्छी खासी जमीन जायदाद थी। सास ससुर भी भले इंसान लगे थे। 30 पर उनका इकलौता बेटा और एक फूल सी बहन। बाबा को लगा निकिता के लिए इससे बेहतर घर वो नहीं ढूंढ सकते। सो बारात की तैयारी में वो किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। अपनी हैसियत से बढ़कर वो शादी की तैयारियां कर रहे थे। माँ ने कई बार समझाया इतना खर्चा न करे, उनकी एक बेटी और भी है।
लेकिन बाबा कहते जैसे एक के ब्याह का इंतजाम किया है वैसे ही दूसरी का भी कर ही लेंगे। 17 साल की निकिता पर शादी के नाम की लाली ऐसी चढ़ी कि उसकी सुंदरता पूर्णिमा के चांद को भी फीका कर देती। गांव के जितने भी नवयुवक थे निकिता को देख अपनी दुल्हन के सपने संजोने लगते, तो वहीं दूसरी तरफ अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखने वाली लड़कियां मन ही मन निकिता से जलती और उसे बेहतर दिखने की चाह में तरह तरह के साज श्रृंगार करती, फिर भी निकिता के दमकते यौवन की बराबरी कर नहीं पाती। जैसे जैसे निकिता के शादी के दिन करीब आते गए मारे शर्म के निकिता का रंग और भी दमकने लगा। हल्दी की रस्म में भी तो गांव भर की महिलाओं ने निकिता को कितना छेड़ा था। मेहंदी लगाते वक्त भी गौरव का नाम लेकर लड़कियों ने निकिता के हाथों में रचने वाली मेहंदी का रंग और भी गहरा कर दिया था। चारू जो अभी सिर्फ 15 साल की थी अपनी बहन की शादी की रौनक देख ऐसी मचली कि माँ से कह बैठी उसे भी दीदी की तरह जल्दी से दुल्हन बनना है। उसकी बात पर माँ खिलखिला उठी थी, जब तेरा समय आएगा तब तू भी बनेगी दुल्हन, पगली को पराए घर जाने की कितनी जल्दी है। माँ ने मीठी झिड़की दी थी। पराए घर क्यों? चारू ने हैरानी से पूछा था। अरे लड़कियां शादी के बाद ससुराल चली जाती हैं और फिर वहीं रहती हैं, ये घर तो उनके लिए किसी सराय सा हो जाता है। तो क्या दीदी भी हमको छोड़कर चली जाएगी? चारू की आवाज़ में दुख से ज़्यादा हैरानी थी। और नहीं तो क्या यहीं थोड़े न रहेगी उम्र भर? हम नहीं जाने देंगे दीदी को, और न हम खुद। अरे तो क्या दूल्हे राजा अकेले ही लौट जाएंगे? हम उन्हें कहेंगे वो यहीं रुक जाएं हमारे साथ। भला ऐसा भी कहीं होता है? बेटियों की विदाई होती है, बेटे तो बस विदा करा के ले जाते हैं। ऐसा है तो हमें कभी भी शादी नहीं करनी, चारू ने बड़ी ही मासूमियत से कहा था। पगली कहीं की, माँ ने तब तो इतना ही कहा था। देखते ही देखते निकिता की शादी वाला दिन भी आ गया। बाबा ने बारातियों के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। निकिता शादी के लाल जोड़े में बेहद सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे और छाई लाज की लाली उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। शादी की सभी रस्में एक एक करके पूरी होती गई। गौरव और निकिता की जोड़ी भी बेहद सुंदर थी। निकिता के बाबा आज खुद को सबसे सुखी इंसान समझ रहे थे। चारू चहक चहक कर शादी में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। माँ जो हमेशा ताने सुनाने की आदी थी आज खुश थी। सभी रस्म पूरी हुई और विदाई की घड़ी भी आ गई। बाबा की आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। बेटी का घर संसार बस गया था इसलिए वो खुश थे, लेकिन उनका आंगन सूना हो जाएगा इस बात पर उनकी आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। मायके की लाज रखना, ससुराल ही अब तेरा घर है, माँ ने विदाई के वक्त इतना ही कहा था और पल्लू में मुंह छिपा लिया था। चारू फूट फूट के रोई थी। गांव की महिलाओं ने समझाया तो वो और जोर से रोने लगी। फिर किसी ने कहा, काहे रोती है छोरी, 2 के ही दिन की बात है, पग फेरे के लिए आएगी निकिता। ये सुनकर चारू को अच्छा लगा था और उसने भी दीदी को विदा कर दिया। फूलों से सजी एक गाड़ी निकिता के लिए तैयार खड़ी थी। ये उसके ससुराल की ही गाड़ी थी जिसे विशेष आज के लिए सजाया गया था। सुबकती निकिता गाड़ी में बैठी। उसके पास वाली सीट पर गौरव बैठा था। उसने आंखों ही आंखों में निकिता को भरोसा दिया था। पीछे अपने घर फिर गांव को देखती निकिता गांव से बाहर निकलने पर सीधी बैठ गई थी और गाड़ी से बाहर देख रही थी। उसके पास बैठा गौरव शायद इसी इंतजार में था कि कब उसका सुबकना कम हो या उसके मन में कब से ये इच्छा थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब उसने हिम्मत करके धीरे धीरे निकिता के हाथ की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अभी उसकी अंगुलियों ने निकिता की अंगुलियों को छुआ ही था कि निकिता के शरीर में सिहरन दौड़ी और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया।